बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 रिव्यू क्वेश्चंस। स्टार्ट करेंगे बुक के ऊपर मौजूद फर्स्ट क्वेश्चन 18.1 से। अब ज़रा बुक से रीड करते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर? गिव अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूक्लाई। बच्चों, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में डिफरेंस करना है, ठीक है, और एटम को किस तरह से सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज़ें हमें बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर में सबसे पहले आपने लिखना है एटॉमिक नंबर और जो मास नंबर है उनकी डेफिनेशन। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम्स के अंदर जो मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन है, लेट सपोज एक एटम है कार्बन का, उसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन हैं, तो हम कहेंगे कि उसका एटॉमिक नंबर है 6, ठीक है। तो एटम के अंदर उसमें न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन मौजूद होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। अब अगर किसी में 10 प्रोटॉन मौजूद हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। अब हम इसको किस से शो करते हैं? एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने याद रखना है कि Z इसका एक यूं कह लें कि एक सिंबल है जिससे हम इसको शो करते हैं एटॉमिक नंबर को। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं मास नंबर की। बच्चों, मास नंबर को हम यूं पढ़ेंगे कि एक न्यूक्लियस, किसी भी एटम का न्यूक्लियस है, उसमें कितने प्रोटॉन्स पाए जाते हैं और कितने न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, दोनों का जो सम है उसको हम कहते हैं मास नंबर। लेट्स सपोज कार्बन की ही एग्जांपल ले लेते हैं। इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन हैं, तो इसका जो एटॉमिक मास नंबर होगा वो क्या होगा? 6 + 6 12, ठीक है। तो मास नंबर बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को ऐड करने से मिलता है। तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ? एटॉमिक नंबर क्या है? जस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन। और मास नंबर क्या है? मास नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आप इसको फार्मूले की फॉर्म में लिखना चाहते हैं लिख लें। एटॉमिक नंबर जो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। सिंपल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सिंबॉलिकली हम एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। बच्चों, हमने कोई भी एक एटम है, लेट सपोज एल्यूमिनियम है या कार्बन है या कोई भी एटम है, यहाँ पे हमने एक फ़र्ज़ किया हुआ एक एटम है जिसका हमने एक्स का नाम दिया हुआ, ठीक है। एक्स एक एटम है। अब हम जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली तो साथ में इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास भी मेंशन करते हैं। याद रखें, हमेशा नीचे एटॉमिक नंबर आता है और ऊपर एटॉमिक मास नंबर आता है, सही है, मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर को क्योंकि हम Z से शो करते हैं तो यहाँ पर Z हम नीचे लिखेंगे, और जो हमारे पास उसका मास नंबर होता है उसको हम A से शो करते हैं, तो A को यहाँ ऊपर टॉप पे लिखते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास है सोडियम है, ठीक है। अब इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11। तो मैं यहाँ नीचे इसका सिंबल लिखने के बाद यहाँ नीचे 11 लिखूंगा। एटॉमिक मास इसका होता है 23, तो मैं 23 को ऐसे ऊपर लिखूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सोडियम का एटम था जिसको हमने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे हमने फ़र्ज़ किया हुआ है कि एक एटम X है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Z उसका एटॉमिक नंबर नीचे आएगा और उसका मास नंबर A उसको हम ऊपर लिखेंगे। जैसे इसकी एग्जांपल में सोडियम हमने लिखा 11 उसका एटॉमिक नंबर था, वो हमने नीचे लिखा, और मास नंबर इसका 23 था तो वो हमने ऊपर लिखा। अब आप पेपर में आप इसको किस तरह से लिखेंगे? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की आप हेडिंग लगाएंगे। ओके, इफ़ एटॉमिक नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z, अगर एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करें, एंड मास नंबर बाय A, और मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करें, ओके, देन दिस एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल X, Z और A लिखेंगे। X उस एटम का जो सिंबल स्पेसिफिक, जैसे सोडियम का क्लोरीन हो, सोडियम का हमारे पास Na होता है, क्लोरीन का Cl होता है, कार्बन का C होता है। तो यहाँ पे हमने फ़र्ज़ किया हुआ है एक एटम, तो हम इसलिए उसको X कह रहे हैं, ठीक है। नीचे उसका एटॉमिक नंबर होगा, ऊपर एटॉमिक मास होगा, बस इतनी सी बात आपने लिखनी है इसके अंदर, ओके। उसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 18.2, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। वाई सम एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव बट सम आर नॉट?
ऐसा क्यों है कि कुछ एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं और कुछ जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं होते? तो पहले आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, समझाते हैं, फिर आपको इसकी रीज़न भी बताएंगे। ओके, 18.2 में सबसे पहले आप हेडिंग दे दें रेडियो एक्टिविटी की। क्या होती है रेडियो एक्टिविटी? स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। स्पॉन्टेनियस लफ्ज़ का मतलब होता है खुद ब खुद, ऐसा कोई प्रोसेस जो खुद ब खुद स्टार्ट हो उसे हम बोलेंगे दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो क्या है जी रेडियो एक्टिविटी? स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशंस का खुद ब खुद निकलना बाय द अनस्टेबल न्यूक्लियाई, एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई में से। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। यानी हमने किसी भी एटम में से खुद कोई काम करके रेडिएशन नहीं निकाली, वो एटम खुद से ही रेडिएशन निकालता जा रहा है। ठीक है, और वो अनस्टेबल एटम कहलाता है। बता दूं अनस्टेबल एटम के बारे में, ये कहा जाता है कि वो एटम जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर होता है उसको हम अनस्टेबल कहते हैं। ठीक है, मोस्टली एटम जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर होता है वो क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। ओके, तो अनस्टेबल एटम जो है वो नेचुरली खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट करता रहता है। ठीक है, तो हम कहते हैं फिर ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? रेडियो एक्टिविटी। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ एटम जो है वो रेडियो एक्टिव होते हैं और कुछ एटम रेडियो एक्टिव नहीं होते। एक बात ये ध्यान रखें, वो एटम जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, ठीक है, वो रेडिएशंस को एमिट करते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमारे पास एक ऐसी कैटेगरी है एटम्स की जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है। इन तमाम एटम्स का जो न्यूक्लियाई होता है वो अनस्टेबल होता है और वो रेडिएशंस को इमिट करता है। ठीक है, अब कुछ एटम दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे भी हैं जिनका एटॉमिक नंबर कम होता है लेकिन फिर भी वो रेडिएशंस इमिट करते हैं। तो वो फिर क्यों करते हैं बच्चों? जैसे हमारे पास रेडियो आइसोटोप्स हैं, कार्बन C14। ठीक है, अब इसका एटॉमिक नंबर तो 6 है, फिर ये क्यों रेडिएशन इमिट करता है? बच्चों ये एक यूँ समझ लें कि हमने आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया है इसको। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में क्या होती है? C12 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है ना, उसमें C12 होती है। अब होता क्या है कि जो अदर प्लैनेट्स हैं वहाँ से कॉस्मिक रेडिएशंस आ रही होती हैं जो इस C12 को C14 में चेंज कर देती हैं, तो अब ये एक रेडियो आइसोटोप बन गया। तो कोई भी ऐसा एटम, ठीक है, जो कि स्टेबल हो, उसके ऊपर हम बम्बार्डमेंट करें अगर रेडिएशंस की, लाइक अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कर लें, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कर लें, तो वो भी उसका जो न्यूक्लियस होगा वो अनस्टेबल हो जाता है। तो जब न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा तो फिर वो भी रेडिएशंस को इमिट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सुनिए, रीज़न क्या है फॉर द रेडियो एक्टिविटी? एटम्स विद द एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 आर अनस्टेबल। ठीक है, ये नेचुरली अनस्टेबल होते हैं। जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है वो नेचुरली अनस्टेबल होते हैं, उनके जो न्यूक्लियाई है वो अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो रेडिएशंस को एमिट करता है। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास यूरेनियम है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 82 से ग्रेटर होता है और ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडिएशंस को एमिट करता है। ठीक है, दीज एटम्स नेचुरली कीप ऑन रेडिएटिंग, ये कुदरती तौर पर रेडिएशंस को खारिज करते रहते हैं। ठीक हो गया? ओके, अब हम बात करते हैं जो हमारे पास ऐसे एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर कम होता है लेकिन फिर भी वो रेडिएशंस को एमिट करते हैं। अब ऐसा क्यों? स्मॉल एटॉमिक न्यूक्लियाई may also radioactive if ratio of proton to neutron exceed a certain limit। अब ये जो छोटे वाले एटम है ना, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान एक ख़ास रेशो पाई जाती है। ठीक है, जब कभी हम जो बम्बार्डमेंट करते हैं न्यूट्रॉन की या अल्फ़ा पार्टिकल की, ठीक है, या बीटा पार्टिकल की, तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि हमारे पास जो एटम है उसका न्यूक्लियाई वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो थी वो रेशो चेंज हो जाती है, और जब वो एक सर्टन लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो फिर वो न्यूक्लियाई भी अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास मोस्टली वो आइटम्स हैं जिनको हमने आर्टिफिशियली स्टेबल से अनस्टेबल किया हुआ है। जैसे मैंने आपको कार्बन की एग्जांपल दी। अब कार्बन 12 एक स्टेबल है, ठीक है, उसके ऊपर कॉस्मिक रेडिएशंस पड़ती हैं तो वो उसको C14 में चेंज कर देती हैं। अब ये नेचुरली स्टेबल था लेकिन इसके ऊपर जब हमने रेडिएशंस को इमिट, इसके ऊपर बम्बार्डमेंट की, कॉस्मिक रेडिएशंस की, तो वो चेंज हो गया C12 से C14 में। ठीक है, एक रेडियो आइसोटोप बन गया, रेडिएशन से इमिट करता है। ठीक है, तो इसलिए फिर सुन ले बेटा, स्मॉल एटॉमिक न्यूक्लियाई मे आल्सो रेडियो एक्टिव इफ रेशियो
ऑफ प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन एक्सीड अ सर्टेन लिमिट, जब हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो रेशियो है वो एक लिमिट से बढ़ जाती है, ठीक है, तो फिर क्या होता है बच्चों, फिर वो न्यूक्लियाई अनस्टेबल हो जाता है और अनस्टेबल न्यूक्लियाई रेडिएशंस को एमिट करता है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 18.3। इसमें क्या कहा जा रहा है, हाउ कैन यू मेक रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर्टिफिशियली, डिस्क्राइब विद अ सूटेबल एग्जाम्पल। आपने एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताना है कि किस तरह से हम आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। बच्चों सिंपल सी बात है, मैंने आपसे ये बताया था कि आप रेडिएशंस की बम्बार्डमेंट कर लें, अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कर लें, उसके ऊपर बीटा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कर लें, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कर लें, उससे क्या होता है, उससे एक स्टेबल न्यूक्लियाई को आप अनस्टेबल बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो है वो अगर सर्टेन लिमिट को क्रॉस कर जाएगी, ठीक है, उनमें जो रेशियो वो चेंज हो जाएगी, तो उससे फिर क्या होगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा और वो भी रेडिएशंस को इमिट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल हम पढ़ते हैं, वी कैन मेक अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर्टिफिशियली थ्रू bombarding atoms of a specific element by radiating particles, ठीक है। ये जो रेडिएशंस निकलती हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, इन्हीं की अगर हम बम्बार्डमेंट कर दें इसके ऊपर, या न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कर दें किसी एटम के ऊपर जो कि स्टेबल था, तो वो भी अनस्टेबल हो जाता है, वो भी रेडिएशंस को एमिट करना स्टार्ट कर देता है। और साथ में आपने यहाँ पर एक एग्जांपल दे देनी है, जैसे हमारे पास ये सोडियम का एक एटम है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने एक स्लो न्यूट्रॉन को ऐसे बम्बार्डमेंट किया है इसके ऊपर, तो क्या होगा, ये इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब न्यूट्रॉन जब इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा तो एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं हुआ, 11 ही रहा, लेकिन एटॉमिक मास इसका 23 से 24 हो गया। अब देखें 11 जो एटॉमिक नंबर है वो सोडियम का है, जब तक एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता, एटम चेंज नहीं होता, ये पहले भी सोडियम था अब भी सोडियम है, लेकिन क्योंकि इसका मास नंबर चेंज हो गया है, जो कि पहले 23 था और एक न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्व करने के बाद अब 24 हो गया, अब इसका न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो चेंज हो चुकी है, ठीक है, जो कि इसको अनस्टेबल कर देती है, और अब ये भी रेडिएशंस को इमिट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, और इसको हम रेडियो आइसोटोप भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर 11 एंड 11 सेम है, मास नंबर 23 एंड 24 ये चेंज है। ओके, अब उसके बाद जो एक और एग्जांपल अगर आप देना चाहते हैं, तो ये रेडिएटिंग पार्टिकल अल्फा पार्टिकल जिसे हम कहते हैं, जो कि हीलियम न्यूक्लियाई होता है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल की चाहे तो यहाँ पर +2 भी लगा दें, अल्फा पार्टिकल बन गया ये, ठीक है। अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कर दी हमने एल्यूमिनियम के ऊपर, ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम जो है वो फास्फोरस का एक आइसोटोप, जो कि जिसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, एटॉमिक मास 30 होता है, ठीक है। अब यूजुअली इसका जो एटॉमिक मास होता है ना वो 31 होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इसका एटॉमिक मास हमें मिल रहा है वो 15 के साथ 30, 15 एटॉमिक नंबर तो ये फास्फोरस है, ठीक है, लेकिन साथ में जो एटॉमिक नंबर 31 से 30 पे चेंज हो गया, तो मतलब ये है कि ये एक हमने फास्फोरस का रेडियो आइसोटोप बना दिया, ये भी एक यूँ समझें कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई बन गया है, और ये भी रेडिएशंस को एमिट करेगा, ठीक है, इससे भी रेडिएशंस एमिट होंगी। तो इस तरह से मैंने 2 एग्जांपल दे दी आपने पेपर में, बस ये बताना है कि हमने बम्बार्डमेंट करनी है रेडिएशंस की, या न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कर दें, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कर दें, बीटा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कर दें, उससे क्या होगा बच्चों, उससे ये होगा कि एक जो स्टेबल न्यूक्लियाई है वो भी अनस्टेबल में चेंज हो जाएगा, रेडिएशंस को एमिट करना स्टार्ट कर देगा। साथ में आपको इसे 2 रिएक्शन लिख दें या 3 लिख सकते हैं तो 3 लिख दें, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 18.4। What are the basic radioactive decay process and how do they differ from each other? जो हमारे पास डिफरेंट डिके प्रोसेस हैं, ठीक है, वो कितने हैं और किस तरह से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। बच्चों हमारे पास जो डिके प्रोसेस है बेसिकली 3 हैं। डिके होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि एक जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो रेडिएशंस को एमिट करता है और एक एटम से दूसरे एटम में चेंज हो जाता है, या उसमें कुछ चेंजिंग आ जाती है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास एटम जो है वो डिके हो चुका है, ठीक है। तो 3 तरह के डिके होते हैं। अगर कोई अल्फ़ा पार्टिकल्स को इमिट करके अनस्टेबल से स्टेबल बनने की कोशिश करता है तो हम कहते हैं कि ये अल्फ़ा डिके है। इसी तरह बीटा में अगर कोई बीटा पार्टिकल्स इमिट करता है और अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ बढ़ता है तो वो हम कहेंगे इसने बीटा डिके किया। कोई गामा रेडिएशन इमिट करता है तो हम बोलेंगे इसने गामा डिके किया, ठीक है। तो अल्फ़ा डिके में क्या होगा, सिंपल वे में मैंने आपको जिस तरह पहले एक्सप्लेन किया था, सिंपल सी एग्जांपल दूंगा बच्चों। अब एक आपके पास एटम है, फ़र्ज़ कर लें X, ठीक है,
उसका एटॉमिक नंबर क्या है Z, एटॉमिक मास क्या है A है। ठीक है, अल्फ़ा डिके का मतलब इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स का निकल जाना। ठीक है, अगर इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल निकल जाएंगे तो अल्फ़ा का एटॉमिक नंबर आप इसके एटॉमिक नंबर से माइनस कर लेंगे और अल्फ़ा का एटॉमिक मास आप इसके एटॉमिक मास से माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये आपने छोटी सी चेंज लानी है इसमें। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट किया, एक एटम है X और ये इसका एटॉमिक नंबर है Z, इसका एटॉमिक मास है। अल्फ़ा पार्टिकल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2, एटॉमिक मास होता है 4। तो जिस एटम से अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा हम उसके एटॉमिक नंबर से अल्फ़ा का एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे और उसके एटॉमिक मास से अल्फ़ा का एटॉमिक मास माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखिए ज़रा यहाँ पर ये अल्फ़ा डिके की एग्जांपल लिया हमने। X एक एटम था जिसका एटॉमिक नंबर Z था, एटॉमिक मास उसका था A। जब उसमें से हीलियम न्यूक्लियस यानी अल्फ़ा पार्टिकल निकल जाता है तो क्या चेंजिंग आएगी उसमें, उसके एटॉमिक नंबर से अल्फ़ा का एटॉमिक नंबर माइनस कर लेंगे। एटॉमिक नंबर क्या था इसका Z और अल्फ़ा का एटॉमिक नंबर क्या था 2। तो देखें Z में से हमने 2 को माइनस कर लिया, Z-2। ठीक है, ओके, इसका एटॉमिक मास था A और अल्फ़ा जो कि इसमें से निकला है उसका एटॉमिक मास है 4। ठीक है, तो इसमें क्या चेंजिंग आएगी A-4। अब अक्सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि सर यहाँ पे X लिखा है यहाँ पे Y क्यों कर दिया। बच्चों एटम की शनाख्त उसके एटॉमिक नंबर से होती है। अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो गया तो एटम चेंज हो जाएगा। अब कार्बन इसलिए कार्बन है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 6 है। अगर कोई एटॉमिक नंबर 7 की बात करेगा तो हमारे माइंड में अब कार्बन नहीं आएगी, अब नाइट्रोजन आएगी। ठीक है, एटॉमिक नंबर 8 की बात करेंगे तो फिर नाइट्रोजन की बात नहीं करेंगे, ऑक्सीजन की बात करेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जब चेंज हो जाता है तो एटम भी चेंज हो जाता है। इसलिए यहाँ पर आपने X लिखा तो अब यहाँ पर आप Y लिखेंगे क्योंकि अब इसका एटॉमिक नंबर जो है वो Z-2 है। ठीक है, साथ में अल्फ़ा पार्टिकल जो निकला है यहाँ पर लिख दें, प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये था अल्फ़ा डिके फर्स्ट में। आप इसकी एग्जांपल लेना चाहते हैं तो हमारे पास ये रेडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 88 है, एटॉमिक मास नंबर जो है 226 है। जब इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल निकला तो इसके एटॉमिक नंबर से हमने अल्फ़ा का एटॉमिक नंबर माइनस कर दिया। अल्फ़ा का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2, तो 88 में से 2 माइनस करें 86 रह गया। अल्फ़ा का एटॉमिक मास होता है 4, तो इसके मास में से 4 माइनस करेंगे 226 माइनस 4 222 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रेडियम है, Ra लिखना था, चलिए ये लिख देते हैं। ये रेडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 88 था, अब वो चेंज हो चुका है किस में, रेडोन में, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 86 है। ठीक है, और प्लस अल्फ़ा पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ, साथ में एनर्जी प्रोड्यूस हुई। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड जो हमारे पास आता है वो है बीटा डिके। बीटा डिके में क्या होगा, हमारे पास फर्ज कर लें वही एटम है X। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है उसका Z, एटॉमिक मास क्या है A। जब इसमें से बीटा पार्टिकल मीन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है -1, एटॉमिक मास होता है इसका 0। ठीक है, ओके, अब देखिए ज़रा, जब इसमें से बीटा पार्टिकल निकलेगा तो आपने ये करना है कि इसके एटॉमिक नंबर से बीटा का एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे, इसके एटॉमिक मास से बीटा का एटॉमिक मास माइनस कर देंगे, सिंपल। तो देखिए यहाँ पर जो इसका एटॉमिक नंबर था वो क्या था हमारे पास बच्चों, Z था। जब इसमें से बीटा पार्टिकल निकला तो Z -1 करेंगे। देखें इसका एटॉमिक नंबर था Z, माइनस करना है हमने बीटा का एटॉमिक नंबर, वो कितना है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये इसलिए Z+1 मैंने लिख दिया। बेसिकली हुआ ये है कि जो यहाँ से निकला है उसको हमने इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, बीटा पार्टिकल निकला, उसका एटॉमिक नंबर इसके एटॉमिक नंबर से माइनस कर दिया, तो Z -1 करते हैं तो ये Z+1 बन जाता है, तो मैंने यहाँ पर लिखा Z+1। अब इसका जो मास नंबर है वो A है, जबकि जो बीटा पार्टिकल है उसका मास नंबर 0 होता है, तो A में से अगर 0 माइनस करेंगे तो डेफिनेटली नो चेंज आएगा, उसके अंदर A ही रहेगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे बीटा पार्टिकल यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, इसी तरह जो थर्ड टाइप है इसके अंदर वो है गैमा डिके। गैमा डिके जो है वो इनके साथ ही होता है, यानी अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल निकलते हैं, साथ ही गैमा रेज भी निकल रही होती हैं। ठीक है, तो इसके निकलने से कैसा चेंज आता है, देखें इसमें जो गैमा का एटॉमिक नंबर वो भी 0 होता है, एटॉमिक मास भी 0 होता है। याद रखें गैमा का एटॉमिक नंबर भी 0, मास भी 0। ठीक है, तो अगर गैमा किसी एटम में से निकलेगा तो उसमें कोई एटॉमिक नंबर में या एटॉमिक मास में चेंजिंग नहीं आएंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक एटम बनाया, फर्जी एटम है X, एटॉमिक नंबर उसका Z है, एटॉमिक मास उसका A है,
ठीक है। तो जब इसमें से गैमा पार्टिकल निकलेगा तो ना तो इसके एटॉमिक नंबर में चेंज आया, ठीक है, Z से Z रहा, और ना ही एटॉमिक मास में चेंज आया, A से A रहा, प्लस गैमा रेडिएशन निकली प्लस एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास था गैमा डिके। अब अल्फा बीटा गैमा डिके को आपने देख लिया, 3 तरह का डिके है, एक में अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, एक में बीटा पार्टिकल एमिट होता है, और एक में गैमा रेज निकलती हैं, ठीक है। और यहाँ पर चेंजिंग भी आपने देख ली। एक और जो डिफरेंस आपने वो नोट करना है वो क्या, कि अल्फा पार्टिकल से है वहाँ से क्या होता है कि एटॉमिक नंबर जो न्यू एटम प्रोड्यूस होता है उसका एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाता है, लेकिन जो बीटा पार्टिकल निकलता है उससे न्यू एटम का एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है। देखें, अब यहाँ पे कार्बन की एग्जांपल ली थी हमने, ठीक है, C6 और 14 था। जब इसमें से एक बीटा पार्टिकल निकला तो 6 माइनस 1 करेंगे तो 6 + 1 यानी 7 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ देखें 6 इसका एटॉमिक नंबर था, माइनस 1 करेंगे तो 6 + 1 यानी 7 बन जाता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ के 7 हो गया इसका, राइट। इसी तरह गैमा में कोबाल्ट था हमारे पास, जिसका एटॉमिक नंबर 27 और एटॉमिक मास जो है वो 60 होता है इसका, ठीक है। तो देखें इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं, 27 और 60 ही रहा, ठीक है। साथ में गैमा रेडिएशन प्रोड्यूस हुई प्लस एनर्जी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा 18.5, राइट अल्फा डिके प्रोसेस फॉर PA 91 to 34, आइडेंटिफाई द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई इन दिस केस। अल्फा डिके हमने फाइंड करना है फॉर द एटम हैविंग द एटॉमिक नंबर 91, एटॉमिक मास 234, ठीक है। और साथ में हमने ये बताना है इसमें से पेरेंट न्यूक्लियाई कौन सा और डॉटर न्यूक्लियाई कौन सा। बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। आप जानते हैं कि अगर किसी में से अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है तो उसके एटॉमिक नंबर से अल्फ़ा का एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे, उसके मास में से अल्फ़ा का एटॉमिक मास हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया वो एटम, ठीक है, प्रोटैक्टियम, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है 91, एटॉमिक मास क्या है 234, राइट, ओके। अब जब इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होगा तो इसके एटॉमिक नंबर में यानी 91 से आप अल्फ़ा का एटॉमिक नंबर यानी 2 को माइनस कर देंगे, तो 91 - 2 करेंगे तो 89 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका जो मास था वो कितना था हमारे पास 234 था। अब 234 में से अल्फ़ा का एटॉमिक मास यानी 4 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 230, ठीक है। अब ये हमें नया एटम मिल गया, ठीक है, एक्टिनियम। तो अब इसमें देखिए कौन सा एटम किस में चेंज हुआ। हमारे पास पहले जो था वो ये था प्रोटैक्टियम, जो कि एक पेरेंट न्यूक्लियाई कहलाएगा। अल्फ़ा पार्टिकल्स को एमिट करने के बाद ये इससे चेंज हो गया एक्टिनियम में, ठीक है। तो एक्टिनियम जो नया बनने वाला है इसको हम टाटा न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है। अब एक न्यूक्लियाई दूसरे में चेंज हो रहा है तो जो उसकी इनिशियल स्टेज थी या इनिशियल वो जो एटम था उसको हम कहते हैं पेरेंट, और जो नया बनने वाला है उसे हम डॉटर कहते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपको ये पता चल गया, ओके। साथ में एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो ये आपने लाजमी से मेंशन करनी है इसकी इक्वेशन। यहाँ पे अल्फा डिके की पहले एक जनरल इक्वेशन लिखना चाहते हैं लिख लें, वरना आपकी मर्जी है। कि अल्फा पार्टिकल में क्या होता है कि एटम है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो Z है, एटॉमिक मास उसका A है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था। अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा तो उसके एटॉमिक नंबर से उसका अल्फा का एटॉमिक नंबर माइनस हो जाएगा, उसके मास में से अल्फा का एटॉमिक मास माइनस हो जाएगा। उसके बाद फिर आप उस एटम की इक्वेशन को आप लिख सकते हैं, और पेरेंट कौन है और डॉटर कौन है वो आपने लाजमी से मेंशन करना है कि ये हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई है और ये क्या डॉटर न्यूक्लियाई है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है सिर्फ P और D लिखा है क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, ठीक है। तो आपने जब पेपर में लिखना है तो प्रॉपर तरीके से इसको अरेंज करके लिखना है कि पेरेंट न्यूक्लियाई की हेडिंग दे के बताना है ये पेरेंट न्यूक्लियाई है, और जो नया बनने वाला डॉटर न्यूक्लियाई है उसके बारे में भी बताएंगे कि ये है हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18.6 की जानिब। एक्सप्लेन वेदर द एटॉमिक नंबर एंड इंक्रीज ड्यूरिंग द न्यूक्लियर डिके, सपोर्ट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। कहते हैं कि क्या न्यूक्लियर डिके के दौरान पॉसिबल है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाए। यस दिस इज़ पॉसिबल। अभी तो आपको ये चीज़ सिखाई थी। अल्फ़ा बीटा गैमा 3 तरह के डिके पड़े हैं। अल्फ़ा में क्या होता है एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाता है, और बीटा में एटॉमिक नंबर जो डॉटर न्यूक्लियाई क्या वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर देखें, ये एक कार्बन की एग्जांपल मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था, एटॉमिक मास 14 था, ठीक है। जब इसने बीटा पार्टिकल को इमिट किया तो ये नाइट्रोजन में चेंज हो गया, एटॉमिक नंबर 7 हो गया, एटॉमिक मास 14 हो गया। तो जब कोई एटम जो है वो बीटा पार्टिकल इमिट करता है तो बीटा पार्टिकल्स को इमिट करने के बाद उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इसका बढ़ जाएगा, ओके। तो आप यहाँ पे लिख देंगे यस इन द बीटा डिके एटॉमिक नंबर विल इंक्रीज। जब बीटा डिके होगा एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा। अब अपने आंसर को सपोर्ट करें एग्जाम्पल की, ठीक है।
एग्जाम्पल कैसे देंगे, आपने पहले फर्जी एक एटम बना दिया कि एक्स एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है जी, एटॉमिक मास क्या है ए। जब वो बीटा पार्टिकल्स को एमिट करेगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, एक्स से वाई में चेंज हो जाएगा और उसके एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीज आ जाएगा। क्योंकि बच्चों मैंने क्या बताया था, एटॉमिक नंबर जो है ना, एटॉमिक नंबर इस एटम का है जेड। जब इसमें से बीटा पार्टिकल निकलेगा तो बीटा का एटॉमिक नंबर इस एटम के एटॉमिक नंबर से माइनस करेंगे। एटम का एटॉमिक नंबर है जेड, बीटा का एटॉमिक नंबर है -1, जेड -1 क्या बन जाएगा हमारे पास, Z+1। ठीक है, दैट्स वाई इसका एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद आप एग्जांपल दे दें इसी कार्बन वाली जो आपने पहले से याद की हुई है, C614 है, एक हमारे पास कार्बन का एटम है और क्या करता है जी, जब ये रेडिएशंस को एमिट करता है यानी बीटा पार्टिकल को ये निकालेगा तो बीटा पार्टिकल्स को निकालने के साथ साथ इसका एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर पहले इसका 6 था, ठीक है, बीटा पार्टिकल निकला, अब 6 माइनस करेंगे -1, ठीक है, 6 -1 करेंगे तो 6+1 बन जाएगा यानी 7। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 6 से 7 हो गया तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर गया। तो बहुत ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन था हमारे पास ये। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 18.7 की जानिब। 18.7 में क्या कहा जा रहा है, ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। बच्चों ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, इसके ऊपर हमारा डिटेल लेक्चर पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसी चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसमें चले जाएं, आपको वहाँ से वो लेक्चर मिल जाएगा। और अभी हम जस्ट इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि हाफ लाइफ क्या होती है। अगर शार्ट में आ जाती है तो जस्ट आप डेफिनेशन लिख लें और किसी आइटम की एग्जांपल दे दें। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो ठीक है, क्या करेंगे फिर आप, हाफ लाइफ क्या होती है, द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द अनस्टेबल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। हाफ लाइफ वो टाइम होता है कि जब एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट अपनी मौजूदा मिकदार का आधा बचता है। देखो मैंने बताया था कि एक जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो रेडिएशंस को एमिट करता है और एमिट करने के बाद वो अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है और अपनी जो उसमें चेंजिंग भी आ जाती है ना। ठीक है, जब उसमें से रेडिएशन निकलेंगी तो उसमें चेंजिंग भी आएंगी, वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाएगा। आप समझने के लिए ना, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यूँ समझें कि जैसे वुड है उसको हमने जला दिया, वो पहले वुड थी, उसमें से हीट रेडिएशन निकली, फिर वो कोल में चेंज हो गई। अब जैसे जैसे वुड जो है वो बर्न होती जा रही है, वो उसमें से रेडिएशन निकलती जा रही है, वो कोल में चेंज होती है। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो बच्चों इसी तरह समझ लो कि एक एटम है वो भी रेडिएशन इमिट करता है, रेडिएशंस को इमिट करने के बाद वो क्या हो जाता है, किसी और एटम में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं ये डिके हो गया। तो बेसिकली जो कोई भी एटम है, ठीक है, वो कितने टाइम में अपनी प्रेजेंट अमाउंट का आधा बाकी बचता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ अमाउंट है यूरेनियम की, ठीक है, और हम देखते हैं कि इस यूरेनियम को कितना टाइम लगता है कि ये अपनी अभी की जो इसकी स्टार्टिंग अमाउंट थी उससे हाफ रह जाए, आधी रह जाए। जितना टाइम लगेगा इसको हाफ होने में, ठीक है, बाकी डिके हो जाएगी, किसी और एलिमेंट में चेंज हो जाएगी, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ